सुनी होगी, बजट में भी थी, इकोनॉमिक सर्वे में भी थी और उससे पहले भी कई बार बात आई है कि हमारे देश में अवसंरचना काफी ज्यादा ढीली है, हमारे पास वो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जैसे होने चाहिए थे। इसीलिए हमारे देश की जो 67% जो पॉपुलेशन है वो आपकी काफी कमजोर होती चली जा रही है और वो ना ही स्किल है और ना ही ढंग से आपके रिसोर्सेज ही नहीं होंगे। जब भौतिक पूंजी नहीं होगी तो मानव पूंजी कैसे वर्क कर पाएगी? तो इसीलिए हमें अवसंरचना पर ध्यान देना होगा। इसीलिए सरकार ने एनआईपी, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जैसे प्रोजेक्ट चलाए हैं। 102 लाख करोड़ रुपए सरकार उस पर खर्च करना चाहती है और उन्हीं के अंदर औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, संरचनाओं को बढ़ाने के लिए हमने औद्योगिक गलियारे भी बनाए हैं। तो उन्हीं औद्योगिक गलियारों पर निश्चित ही क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो देखिए, संरचनात्मक सुधार की अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट, वेस्ट रिपोर्ट इसे कहा जाता है। इसके अंदर बताया गया है कि वर्तमान आर्थिक मंदी का सामना कर रही भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि दर में बढ़ोतरी होने के लिए अगर हमें चाहिए कि हमारा देश आगे बढ़े, जीडीपी ग्रोथ रेट अच्छी हो, तो हमें अवसंरचना को सुधारना होगा, संरचनात्मक सुधार करने होंगे। बिना संरचनात्मक सुधारों के अब संभव नहीं है कि हमारी समृद्धि हो पाए। तो इसके लिए हमें कई काम करने होंगे। विशेष है राजकोषीय प्रोत्साहन, फिस्कल आपके स्टिमुलस पर ध्यान देना होगा। वित्तीय क्षेत्र में सुधार के साथ साथ उपभोग को भी हमें बढ़ावा देना होगा, तभी ये चीजें हम कर सकते हैं। और राजकोषीय प्रोत्साहन के लिए हमें निवेश, उपभोग को बढ़ावा दिया जाएगा, तब कहीं जाकर हम 6.6% की समृद्धि दर को हासिल कर पाएंगे। पर देखो, राजकोषीय प्रोत्साहन हमें तभी मिल सकता है जब आपके निर्यात थोड़ा अच्छी प्रकार से हो। और निर्यात कब अच्छी प्रकार से हो सकता है? जब अवसंरचनाएं हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास हो। तो इसलिए हमें मजबूत करना होगा अपना वृहत आर्थिक बुनियादी ढांचा, तभी हम अगले वित्त वर्ष में सारी चीजें कर पाएंगे। और संयुक्त राष्ट्र का, यूएन का एक अध्ययन कहता है कि प्रत्येक 5 देशों में से एक देश इस वर्ष प्रति व्यक्ति आय में कमी आएगी। जो आपके 5 देश हैं, लेकिन भारत को ऐसे देशों की सूचीबद्ध किया गया है जहां 2020 में व्यक्ति जीडीपी दर 4% के स्तर से अधिक होने की संभावना थी। अब कोरोना ने सारी संभावनाएं गलत कर दी हैं। तो अब कोरोना की जो संभावनाएं हैं वो कुछ और ही कह रही हैं। और चलो, कोरोना तो अपना इंपैक्ट डालता ही रहेगा, पर हमें संरचनात्मक सुधार करने के लिए हमें अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर तो सुधारना होगा ही होगा। और हमें सतत विकास लक्ष्यों के लिए फिर एक नए तरीके से देश को आगे बढ़ना होगा। और अगर मैं बात करूं आपके पूर्वी एशिया के देशों की, तो उसमें से सबसे तेज बढ़ते हुए देशों में और वैश्विक क्षेत्र में भी हमारी कई चीजें बढ़ती हुई जा रही हैं। जैसे कि आपके यूएन की रिपोर्ट ही कहती है कि वर्ष 2020 में ब्राजील, भारत, मेक्सिको, रूसी संघ और टर्की सहित अन्य बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं देशों की समृद्धि दर में बढ़ोतरी होने की उम्मीद थी कि आपकी जो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं, चाहे भारत हो, चाहे रूस हो, चाहे ब्राजील हो, या हो मेक्सिको, या हो टर्की, यहां पर आपके ग्रोथ होने के चांसेस काफी ज्यादा हो गए थे। और आपके गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य है और जो आय की असमानता है उस पर हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। तो ये सारी चीजें आपके ध्यान दी ही जा रही थी और यही कहा गया था आपके वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशंस एंड ग्लोबल प्रोस्पेक्ट्स के अंतर्गत, जो कि आपके यूएन की एक संस्था है। 5 संस्थाओं में से इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के द्वारा आपके ये रिपोर्ट की बात की गई है। तो ध्यान रखिएगा, वेस्ट रिपोर्ट आपके इसके यूएन के इकोसॉक के अंतर्गत निकाली जाती है। तो चलो, अवसंरचना पर जब बात हुई तो चलो आज हम औद्योगिक गलियारे, जो कि हमारे औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाएंगे, हमने क्या किया है, कुछ ऐसे रोड, कुछ ऐसे गलियारे, कुछ ऐसे एरिया हमने बना दिए हैं जहां पर आपके क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा फास्ट तरीके से करवाई जाएगी, जहां पर आपके ज्यादा कस्टम टैक्सेस नहीं लगा करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा आसान होगा, कच्चा माल लेकर आना आसान हो जाएगा। तो जनरली हमने क्या किया है, कुछ ऐसे क्षेत्र बनाए हैं जहां पर इंडस्ट्रीज आसानी से विकसित हो सके, प्रोडक्शन को उठाया जा सके, और जो सेज है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र, वह भी आपके रास्ते में ही बने। तो ना सिर्फ आपके ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजीली हो जाए और साथ साथ आपकी जो निर्यात है, कॉम्पिटिटिवनेस है, वो सब चीजें भी बढ़ पाए। तो हमने कुछ ऐसे विशेष क्षेत्र बनाए हैं जिन्हें इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, औद्योगिक गलियारे कहा जा रहा है। तो भारत ने आपके 5 औद्योगिक गलियारे परियोजनाओं के विकास को मंजूरी दी गई है, जिन्हें आपका कौन सा टच कर लगेगा। 100% प्रीलिम्स में आने वाला क्वेश्चन है, भूलना मत। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा इसका 100%, चाहे तुम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा यहां पर, ठीक है। तो देखिए, इसे कौन करता है? आपका एनआईसीडीआईटी, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और क्रियान्वयन ट्रस्ट, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ट्रस्ट, एनआईसीडीआईटी इसका कार्यान्वयन करेगा। और जो हमारा पहले डीपीआईटी के नाम से डीपीआईपी के नाम से जाने वाला जो आपका और विभाग था, जिसे आप डीपीआईआईटी के नाम से जानते हो, वह इसका कर्ता धर्ता होगा, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ऑब्वियसली उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत होगा। तो ये इसकी सर्वोच्च निकाय होगी डीपीआईआईटी, जो सब कुछ देखेगा और इंप्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन का काम देखेगा एनआईसीडीआईटी। और आपके जो विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इसके अंदर बनाए जाएंगे, जैसे जिसमें आपने एक का नाम जरूर सुना होगा, डीएमआईसी, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो ये आपके दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए आपके गलियारा परियोजना क्रियान्वयन ट्रस्ट भी बना दिया गया है 2017 में, और उस पर बहुत हद तक काम आपका कंप्लीट भी हो चुका है। तो यहाँ पर आपके ये सारी विकास परियोजनाओं को गतिविधियां देगा, उसका मूल्यांकन करेगा, कहां इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने चाहिए इसे देखेगा, और जो भी आपके इंप्लीमेंटेशन क्रियान्वयन से संबंधित कार्य है वह एनआईसीडीआईटी देगा। तो ये चीज ध्यान रखेगा, एनआईसीडीआईटी पर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो इसके उद्देश्य आपको पता होने चाहिए, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। चलो, अब 5 आपके जो कॉरिडोरों को मंजूरी मिली है वो कौन कौन से हैं? मेन जितनी इंडस्ट्रीज वाली सिटियां हैं उनको जोड़ दो, बात खत्म, ठीक है। दिल्ली को जोड़ा कोलकाता से तो बन गया अमृतसर कोलकाता दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। दिल्ली को जोड़ दिया मुंबई से तो बन गया डीएमआईसी, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है। यहाँ कोलकाता को जोड़ दो चेन्नई से, तो ये आपके यहाँ पर क्या बन गया, चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। और आपके यहाँ पर मुंबई को जोड़ दो बेंगलोर से, तो बेंगलोर मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो देखो, 4 तो आपके मेन है, एक कॉरिडोर और जोड़ लो, ईस्ट कोस्ट पूर्वी तट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो बस 5 कॉरिडोरों को आपकी मंजूरी दे दी गई है। याद रखना भी आसान है, सभी आपके महानगर हैं, चाहे दिल्ली हो, कोलकाता हो, या आपका मुंबई या चेन्नई की बात हो, तो उनसे याद भी आपको रह जाएगा। तो 5 आपके प्लान किए गए हैं और इन पर आपके 8 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में, 6 से 8 शहरों पर, प्रत्येक रूट पर आपके क्या है, 6 से 8 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जिन्हें नोड्स कहा जा रहा है। यहाँ पर आपके व्यापार की सुविधाएं बेहतरीन हो जाएंगी। जैसे कि डीएमआईसी पर जयपुर को आपके एक स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप करने का प्रोजेक्ट है। ये सब क्या करेंगे, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे और वो बेहतरीन आपके करवाए जाएंगे। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, 5 को आपके बना दिया गया है। तो कौन कौन से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, किस किस राज्य से गुजरते हैं, ये भी बताना चाहिए। तो डीएमआईसी सबसे पुराना, सबसे महत्वपूर्ण, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र, यहाँ पर आपके 6 राज्यों से होकर गुजर रहा है। ऐसे ही आपका अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये आपका 7 राज्यों से होकर गुजर रहा है। चेन्नई बेंगलोर औद्योगिक गलियारा केवल और केवल 4 राज्यों से होकर गुजरता है, आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। फिर आपका पूर्वी तट आर्थिक गलियारा, जिसे आपके विजाग चेन्नई औद्योगिक गलियारा भी कहा जाता है, उसका फर्स्ट चरण आपकी वही 4 राज्यों से होकर गुजर रहा है, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र और तमिलनाडु। और सबसे कम राज्यों से गुजर रहा है आपका बेंगलुरु मुंबई, केवल 2, कर्नाटक और महाराष्ट्र।
तो ये हमारे क्या है, 5 औद्योगिक गलियारे हो जाते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, तो ये पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, तो औद्योगिक गलियारों का गठन क्यों हुआ, क्या इसके फायदे थे, क्या इसके नुकसान थे, क्या इसका उद्देश्य था, उन पर भी थोड़ी सी नजर डाल लो। जैसे कि एक तो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन फास्ट हो जाएगा, उच्च गति परिवहन नेटवर्क मिल जाएगा, चाहे वह रेल का हो या फिर हो सड़क का। साथ साथ आपको अत्याधुनिक कार्गो और उपकरण के पोर्ट भी अवेलेबल हो जाएंगे, अच्छे खासे हवाई अड्डे बन जाएंगे, और आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसे कि आपका सेज विशेष आर्थिक क्षेत्र या फिर कोई इंडस्ट्रियल क्षेत्र हो, जैसे कि रिको होते हैं आपकी जगह जगह, इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के एरियाज होते हैं, वो बन जाएंगे। आयात निर्यात के सामान रखने के लिए लॉजिस्टिक पार्क और परिवहन केंद्र बनेंगे। साथ साथ आपके खाद्यान्न केंद्रित औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए नॉलेज पार्क बनेंगे, जिसमें आपके फूड प्रोसेसिंग कैसे किया जाए उस पर कार्य किया जाएगा। आसपास आपके लोगों के रहने के लिए रियल एस्टेट और टाउनशिप वगैरह डेवलप कर दी जाएगी। पॉलिसीज के चेंजेस के लिए आपके शहरी स्मार्ट सिटीज बुनियादी ढांचे का कारण होगा। आपके औद्योगिकीकरण और शहरीकरण थोड़ा प्लान वे में हो पाएगा, तो औद्योगिकीकरण के साथ साथ में जब आपका शहरीकरण भी होगा तो समावेशी विकास के नए आयाम खुलेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका बेहतरीन तरीके से हो पाएगा। तो ये सारी चीजें भी इसके अंतर्गत हो पाएंगी। साथ साथ आपके लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक उत्प्रेरक की तरह काम करेगा। इट विल बी वर्क लाइक इंपोर्टेंट इकोनॉमिक कैटलिस्ट, तो आपकी आर्थिक सारी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। और वर्ष 2025 तक विनिर्माण क्षेत्र का योगदान जो हमारा 16% है, उसे हम कर पाएंगे 25% तक, क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कमजोर है, हमें मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है। तो 16 से 25% तक आपके करने में ये बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो 16 to 25% तक हम ले जा पाएंगे। इसी के साथ साथ आपकी स्मार्ट सिटीज तो विकसित भी हो रही है। तो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी थी उसका लक्ष्य था कि 2025 तक हमें विनिर्माण का जो आपका क्षेत्र है उसमें आपका विनिर्माण का योगदान 25% करना है निर्यात में, तो वो हम इसके द्वारा ही हासिल कर पाएंगे। तो ये है हमारा औद्योगिक गलियारे का प्रोजेक्ट। तो प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन 101%, यहां पर आपके 100 का 200% मान लो, प्रीलिम्स का क्वेश्चन इस पर बनेगा ही बनेगा, और खासकर एनआईसी डीआईटी पर कुछ पूछा जा सकता है, तो उसको बिल्कुल पक्का कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक पुराना क्वेश्चन जिस पर कई बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, आईआईपी इंडस्ट्रियल, आपके आईआईपी इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी, तो इसके बारे में जान लो क्या होता है। वैसे तो सभी को पता होगा, पर फिर भी थोड़ा सा रिवाइज कर लो क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है, फेवरेट टॉपिक है, हर 2 साल में एक बार यूपीएससी पूछता है। तो देखो, मोस्पी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन सांख्यिकी है और कार्यक्रम क्रियान्वयन ने आंकड़े जारी किए, और उन्होंने बताया अक्टूबर 2019 में कि जो हमारा आईआईपी है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वह आपका 127.7 हो गया है, जो कि आपके 3.8% कम है पिछले साल से, यानी कि हमारा जो औद्योगिक उत्पादन है वो काफी गिरता हुआ जा रहा है। तो ये साफ साफ एक बता रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था हो गई है कॉन्ट्रैक्शनरी, संकुचन हो रहा है हमारी अर्थव्यवस्था में, विकास नहीं हो रहा, वृद्धि नहीं हो रही, संकुचन आपका देखा जा रहा है। और इसमें मेन रीजन है मांग की कमी, विनिर्माण, बिजली, बुनियादी ढांचे जैसी गतिविधियों में गिरावट की, डिमांड कम हो गई है। विनिर्माण, बिजली और जो आपके अलग अलग गतिविधियां हैं, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर की जैसे कि घर वगैरह, वो काफी कम होते जा रही हैं। इसी की वजह से आपके औद्योगिक उत्पादन कम हो रहा है। वहीं दूसरी जगह आपकी खुदरा मुद्रास्फीति, आपके खुदरा मुद्रास्फीति जिसे आप सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा देखते आए हो, उसमें भी आपके अधिकता देखी गई, पिछले 40 महीनों में सबसे अधिक हो गया। तो ये दोहरी मार बताई जा रही है कि एक जगह तो संकुचनकारी अर्थव्यवस्था है, वृद्धि हो नहीं रही, ग्रोथ कम हो रहा है, दूसरी महंगाई बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार की कंडीशन आ रही है स्टैगफ्लेशन की। स्टैगफ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति जनित मंदी, की महंगाई की वजह से ही मंदी आ गई, तो उसे कहेंगे स्टैगफ्लेशन, या कहेंगे स्टैगफ्लेशन, आपके मुद्रास्फीति जनित मंदी की चीजें यहां देखी जाएगी। तो चलो बात करते हैं स्टैगफ्लेशन क्या होता है। तो देखो, स्टैगफ्लेशन 2 वर्डों से मिलकर बना है। एक वर्ड है तुम्हारा स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट मतलब स्थिर, स्थिर का मतलब है वृद्धि नहीं हो रही है जीडीपी में, और फ्लेशन बना है इन्फ्लेशन से, मुद्रास्फीति से, तो महंगाई ऊपर से वृद्धि नहीं हो रही। अब देखो, वृद्धि नहीं हो रही यानी आर्थिक विकास नहीं हो रहा, आर्थिक विकास नहीं हो रहा यानी लोगों की आय की उत्पादकता नहीं है, यानी कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, यानी कि एक तो आपके चीजें महंगी हो रही है, इन्फ्लेशन हो रहा है, साथ में बेरोजगारी भी है। तो क्या हो रहा है, जीडीपी नीचे गिर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ता जा रहा है, मांग में कमी आ रही है, और महंगाई बढ़ रही है। तो ये आपके 3 चीजें हैं। अक्सर बुक्स में सिर्फ 2 कारक लिखे होते हैं स्टैगफ्लेशन के, कि इन्फ्लेशन और बेरोजगारी में बढ़ोतरी, और ध्यान रखिएगा मूलभूत कारण है आपका जीडीपी में कमी होती है तभी बेरोजगारी बढ़ती है। तो मेन कारण क्या है, मांग की कमी और जीडीपी में कमी, और जब डिमांड में कमी होती है तभी इन्फ्लेशन आपका बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें, क्योंकि लागत आपके बढ़ रही होगी, तो इसीलिए आपके ये चारों कंडीशन आपको याद रखनी चाहिए। यूपीएससी पूछ सकता है व्हाट इज स्टैगफ्लेशन और व्हाट इज द रीजन बिहाइंड स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या है और उसके क्या कारण है। तो देखो, स्टैगफ्लेशन आपका क्या है, मंदी के साथ साथ मुद्रास्फीति होना, अर्थात बेरोजगारी बढ़ना, महंगाई बढ़ना, आपके बेरोजगारी बढ़ना, महंगाई बढ़ना, मांग में कमी आना और जीडीपी के विकास में भी कमी आना, ये आपके क्या कहलाएगी, मुद्रास्फीति कहलाएगी। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये आपका स्टैगफ्लेशन कहलाएगा। तो इसके अंदर क्या होगा, विकास की दर धीमी होगी, आपकी बेरोजगारी लगातार बढ़ रही होगी, और मुद्रास्फीति मूल्य स्तर आपका उच्च रहेगा। तो इस केस को आपको क्या कहा जाएगा, स्टैगफ्लेशन। प्रीलिम्स स्पेशल, ये भी आपका प्रीलिम्स स्पेशल क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चांसेस है, तो प्रीलिम्स में पूछे जाने के चांसेस हैं। चलो, अब इतनी देर से आईआईपी की बात की है, तो थोड़ा सा फेवरेट क्वेश्चन भी देख लो यूपीएससी का। देखो, आईआईपी जो है आपका, उसके अंदर आपके काफी सारे औद्योगिक चीजें इंक्लूड की जाती हैं, परंतु कुछ 8 क्षेत्र हैं जो आपके पूरे औद्योगिक उत्पादन का आधार है। उन 8 क्षेत्रों को कोर इंडस्ट्रीज में इंक्लूड किया जाता है। तो देखो, ये जो कोर इंडस्ट्रीज हैं, उसमें आपके पूछा गया था, यूपीएससी ने पूछा था कि किसका भारांक कितना है। तो सर्वाधिक भारांक पहले आपके हुआ करता था विद्युत का, परंतु अभी जब आपका बेस ईयर चेंज हुआ और आईआईपी का जो आधार वर्ष आपके 2011-12 होता है, तब आपके अभी हमारा सर्वाधिक भारांक है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का 28.04%। ये आपके सबसे ज्यादा भारांक को रखे हुए। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का मतलब हम लोग क्या करते हैं, कच्चा तेल आयात करते हैं, साफ कर और देशों को बेच देते हैं, तो उससे कई आपके प्रोडक्ट बनते हैं। तो उन रिफाइनरी प्रोडक्ट्स में हम सबसे ज्यादा निर्भर करते हैं, आपके भारांक 28% है। दूसरे नंबर पर तुम्हारा विद्युत है, तीसरे पर इस्पात, चौथे कोर इंडस्ट्री है कोयला, 5वीं कोर इंडस्ट्री का में आता है आपका क्रूड ऑयल, छठा नंबर आपके प्राकृतिक गैसों का आता है, फिर सीमेंट और लास्ट में उर्वरक का। तो कोर इंडस्ट्री में सबसे कम भारांक आपके फर्टिलाइजर्स को दिया गया है, सबसे ज्यादा रिफाइनरी प्रोडक्ट्स को। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। कोर इंडस्ट्रीज में टोटल 8 चीजें आती हैं। तो देखिए, ये सूचकांक क्या बताता है, विभिन्न क्षेत्रों का विकास क्या हुआ है, जैसे कि खनन, बिजली, विनिर्माण वगैरह जैसी चीजें क्या है। निकालने वाला हमारा मोस्पी के अंतर्गत आने वाला सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय ही इसे निकालेगा। ये आपका समग्र सूचकांक है, जो कि कोर इंडस्ट्रीज, 8 कोर इंडस्ट्रीज और उनके उपयोग आधारित आंकड़ों पर आधारित होता है, जिसमें सबसे ज्यादा रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का भारांक दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो देखिए, अब आपके जो हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, उसके अंदर आपके सभी जगह आपके देखो, कैपिटल गुड्स में
पूंजी वस्तुओं में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। बाकी आपके अवसंरचना में भी थोड़ा सा उछाल देखा गया, आपके कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आपके उछाल देखा गया, विनिर्माण में थोड़ा सा कमी आई, यहाँ पर 4.5 से हम 1.5 पर आ गए, और आपके इलेक्ट्रिसिटी में भी कमी आई है। बाकी यानी कि हमारी हालत थोड़ी अच्छी नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। तो चलिए आपको इतना ही ध्यान रखना कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है, किसका भारांक कितना ज्यादा है। चलो अगला हमारा टॉपिक है कृषक नवोन्मेष कोष। क्या है कृषक नवोन्मेष कोष? नवोन्मेष मतलब इनोवेशन, एक ऐसा फंड जो कि किसानी के अंदर, कृषकों के खेती के अंदर नवोन्मेष यानी कि इनोवेशन के लिए हो। इसीलिए आपके इसको आपके फार्मर्स, क्या हो गया आपका, फार्मर्स इनोवेशन फंड से कहा जाएगा। तो हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च ने आपके कृषि में वैज्ञानिक नवाचारों को बढ़ावा देने और कृषि को तकनीकी से जोड़ने के लिए किसको क्या क्या करना है, एक तो रिसर्च करो और इनोवेशन लेकर आओ और आपके तकनीकी से जोड़ो। इसके लिए आपके कृषक नवोन्मेष फंड बनाया गया है। ये भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनने की हिम्मत रखता है, तो ये भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो तुम्हारे केवल धांसू वाले जो करंट अफेयर्स है ना, जिन पर क्वेश्चन बन सकते हैं, उन्हीं को इंक्लूड किया जा रहा है। तो कृषक नवोन्मेष कोष आपके क्या करेगा, टेक्नोलॉजी को और आपके साइंटिफिक इनोवेशंस को जोड़ेगा। तो इसका उद्देश्य हो गया कृषि को विज्ञान से जोड़ना और विज्ञान आधारित कृषि को बढ़ावा देना, साइंटिफिक एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाना। तो इसके लिए आपके किसानों और 105 स्टार्टअप्स के बीच में संपर्क स्थापित करने की व्यवस्था की गई है कि जो स्टार्टअप्स हैं वो किसानों के साथ में जुड़े और अपने नए नए आइडियाज को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। तो वो सारी चीजें आपकी किया गया। और साथ साथ आपके आईसीएआर ने अलग अलग कृषि जलवायु क्षेत्रों के अनुकूल 45 जैविक कृषि मॉडल तैयार किए हैं और 51 समायोजित कृषि तंत्रों को भी प्रमाणित किया है, ताकि अलग अलग 51 क्षेत्रों में भी कार्य कर सके। तो ये सारी चीजें हमने बिल्कुल साइंटिफिक मैनर से जलवायु और एवरीथिंग सारी चीजों को देखते हुए की है। तो ये सारी चीजें आपकी किसमें की जाएंगी, आपके कृषक नवोन्मेष कोष के अंतर्गत की जाएंगी। टॉपिक आपका थोड़ा कट गया है, शहरी सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध। टॉपिक नहीं दिख रहा हो तो देख लेना थोड़ा सा। शहरी सहकारी बैंकों पर आरबीआई ने कुछ प्रतिबंध लगाए हैं क्योंकि वो लोग क्या कर रहे थे, गड़बड़ कर रहे थे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर। किस पर? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर, शहरी सहकारी बैंक पर। तो जो आपके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उन पर ये काम किया गया है। क्या काम किया है? देखो आपके आरबीआई क्या कर रही है, तनावग्रस्त शहरी सहकारी बैंकों को वित्तीय स्थिति में गिरावट के कारण उन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला ले लिया है। बहुत सारे शहरी आपके सहकारी बैंक हैं जिनका एनपीए बहुत बढ़ गया है, फिर भी वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे। तो फिर आरबीआई ने क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया। तो आरबीआई ने क्या किया है, पीएमसी पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक उस पर प्रतिबंध लगाया है। साथ साथ आपके जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनके में आपके जो प्रतिबंध होंगे वो हमारे पीसीए के अनुरूप होंगे। किसके अनुरूप? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अनुरूप। देखो क्या होता है, जब आपके कमर्शियल बैंक हो या कोऑपरेटिव बैंक हो, जब आरबीआई की नहीं मानते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं, अनधिकृत परिसंपत्तियां बहुत ज्यादा होती है, वित्तीय सुधार करने को तैयार नहीं होते हैं, तो आरबीआई अपने मौद्रिक नीति के गुणात्मक साधनों के अंतर्गत आने वाले पीसीए, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही को अपना लेते हैं। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि आपके उस बैंक पर निगरानी रखी जाएगी, वो किस तरीके का काम कर रहा है, किस पर निर्णय ले रहा है, कहां गलत कर रहा है, कहां सही कर रहा है, तो उस पर हस्तक्षेप करने की भी चीजों को देखा जाएगा। तो इस तरीके से आपका उस पर पूरा सुपरविजन पर्यवेक्षण रखा जाता है और इसी टेक्निक को कहते हैं पीसीए, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही। तो देखो इसके अंतर्गत आपके सैफ को बनाया गया है, पर्यवेक्षी एक्शन फ्रेमवर्क, सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क को बनाया गया है, जिसमें 3 कंडीशंस को मानना पड़ेगा आपके इन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को। पहली कंडीशन, एनपीए शुद्ध अग्रिमों के 6% से अधिक नहीं हो सकती, कि तुम्हारे पास जितना भी एडवांसेस आता है, जितने भी पैसे आते हैं, उसके 6% से ज्यादा आपके अशुद्ध अग्रिमों से ज्यादा आप एनपीए नहीं रख सकते, वो भी 6% से ज्यादा। दूसरा, वे बैंक जो लगातार 2 वित्तीय वर्षों से नुकसान उठा रहे हैं वो आपके अंदर आ जाएंगे। जिनकी एनपी 6% से ज्यादा हो रही है वो पीसीए फ्रेमवर्क में चले जाएंगे, और जो लगातार 2 वित्तीय वर्षों से घाटा उठा रहे हैं वो भी चले जाएंगे। और खासकर जिनकी बैलेंस शीट काफी खराब है और पूंजी पर्याप्तता अनुपात 9% से कम हो, जिनके पास कोई बैलेंस शीट खराब हो गई है, काफी ज्यादा ऋण आपके नुकसान में जा रहे हैं, एनपी हो रहे हैं और आपके काफी प्रॉब्लम्स भी देखी जा रही हैं, तो वो आपके कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, पूंजी पर्याप्त अनुपात भी नहीं है जो कि बासल थर्ड नियम के अनुरूप होने चाहिए, वो भी 9% से कम होते जा रहे हैं, तो वो भी पीसीए फ्रेमवर्क के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये काम आपका आरबीआई ने किया था। तो अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि बेसल मानक और पीसीए क्या है। तो बेसल मानक भी बहुत न्यूज में रहा था आपका, पीसीए तो आपको पता ही है, उसकी बात हमने करी थी। और आपको ये जानना है कि सीएआर, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, पूंजी पर्याप्त अनुपात क्या है। तो देखो क्या हुआ, आपके 60 बैंकों का एक समूह है जिसे तुम बीआईएस के नाम से जानते हो, बीआईएस, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। ये 60 महत्वपूर्ण वैश्विक बैंकों का एक समूह हो जाता है। तो ये जो वैश्विक बैंक होते हैं ये मिलकर क्या करते हैं, आपके कुछ नियम कानून बनाते हैं और उसे पूरा विश्व मानता है, क्योंकि ये आपके काफी अच्छी बैंकिंग फैसिलिटीज को रखते हैं। तो अब इसमें क्या हुआ, इन्होंने टाइम पर पूरे विश्व को आर्थिक मंदी और बैंकिंग को जोखिम रहित बनाने के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए, उन्हें बेसल मानक कहा गया। क्योंकि जो बीआईएस का हेडक्वार्टर जो है वो आपका बासेल नाम की एक जगह पर है जो आपके स्विट्जरलैंड के अंदर आती है। तो इन्होंने 2004 में सबसे पहले अपने मानक दिए जिसे बासेल 1 कहा गया। सॉरी 1998 के अंदर आपके बासेल 1 आया, 1992 के अंदर बासेल 2 आया, और फिर आपके रिसेशन के बाद में बासेल 3 2011 में आता है। इंडिया आपके अभी बासेल 2 को अपना रहा है, बासेल 3 अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर इतना पूंजी नहीं है हमारे पास, तो हम उसको अभी अपना नहीं पा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, बासेल नियम में एक मुख्य टर्म होती है कि कोई भी जोखिम आए तो उससे बचने के लिए कुछ रिजर्व में पैसा हमारे पास होना चाहिए, और वो कितना पैसा होना चाहिए उसी को एक अनुपात से निरूपित किया जाता है जो कि कहलाता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, पूंजी पर्याप्तता अनुपात। और किसी भी बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात निकाला जाता है इस प्रकार से, टायर 1 की पूंजी प्लस टायर 2 की पूंजी और उसका भाग लगा दो रिस्क वेटेड एसेट यानी कि जोखिम भरी परिसंपत्तियों में, तो इससे निकलता है सीएआर, कार मतलब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, पूंजी पर्याप्तता अनुपात। तो ये टायर 1 कैपिटल प्लस टायर 2 कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट से निकलता है। टायर 1 कैपिटल में आपकी क्या आता है, ऐसी पूंजी आती है जैसे कि सामान्य शेयर, आपके प्रेफरेंशियल शेयर, तो मेनली आपके जो अधिकतम तरलता वाले शेयर होते हैं जिन्हें तुम आसानी से बाजार में बेच सको, वो आपके टायर 1 कैपिटल में आ जाते हैं। जबकि टायर 2 कैपिटल में तुम्हारे उधार आते हैं, चाहे वो बॉन्ड के रूप में हो जो आसानी से तरलता में नहीं बदलेंगे, ठीक है, या फिर ऐसे डिबेंचर यानी कि ऋण पत्र आते हैं जो आसानी से कैश में बदल सकें। और हमेशा टायर 2 कैपिटल ऑब्वियसली उधारी जो है वो तुम्हारे मेन कैपिटल टायर 1 से कम ही होगी। तो ये आपका हो जाता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, पूंजी पर्याप्तता अनुपात। और हमें बेसल थर्ड मानकों के अनुरूप कम से कम आपके जो कार है बेसल थर्ड मानक के अनुरूप वो होनी चाहिए 9%। इतनी पूंजी हमारे पास होनी चाहिए कि अगर मेरे पास जोखिम भरी परिसंपत्तियां हैं उसका 9% मिनिमम होना ही होना चाहिए। तो उसके लिए सरकारी बैंकों को 2.4 लाख करोड़ रुपए चाहिए जो हमारे पास नहीं है, इसलिए हम बेसल थर्ड को आज तक नहीं अपना पाए, जबकि हम मार्च 2018 में अपनाना चाहते थे, फिर सितंबर में भी अपनाना पाए, और टाइम पर आपका रिकैपिटलाइजेशन बैंकों को पैसा भी देते रहते हैं, पूंजीकरण करते रहते हैं, पर अभी भी हम इसको फॉलो नहीं कर पाए हैं।
तो ये सारी चीजें आपके हो रही हैं और ऊपर से तुम अगर एनपी और बढ़ाओगे तो फिर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में आपके आरबीआई को डालना ही पड़ेगा। आरबीआई आप बैंक के बैंकों को डालेगा ही डालेगा, जैसे यस बैंक वगैरह के भी इश्यूज आ जाते हैं। चलिए, तो ये आपके ध्यान रखिएगा। बासेल थर्ड नियम क्या है? बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो कि आपके बैंकों के विनियमनों को सुधारने, जोखिम प्रबंधन और बैंकों के पर्यवेक्षण का कार्य करते हैं। ये रिसेशन के बाद 2011 में है और बेसल थर्ड में 3 स्तंभ है। पहला पिलर है वित्तीय और आर्थिक अस्थिरता से उत्पन्न होने वाले उतार चढ़ाव को अवशोषित करके बैंकिंग क्षेत्र को सक्षम बनाना। दूसरा है आपका स्तंभ 2, बैंकिंग क्षेत्र में जोखिम प्रबंधन क्षमता और शासन में सुधार करना। तीसरा स्तंभ आपके पारदर्शिता को दर्शाता है बैंकों के और प्रकटीकरण को भी मजबूर करता है। तो रिस्क मैनेजमेंट, ट्रांसपेरेंसी और आपके स्टेबिलिटी, ये 3 आपके पिलर्स हैं बेसल थर्ड मानक के, तो इनको ध्यान रखिएगा। चलिए, तो क्लियर है। तो ये बात हो गई बेसल थर्ड मानकों की। अब बीआईएस पर भी डाल लो कि बेसल समिति जो है वो बेसल कमिटी ऑन बैंक ऑफ सर्वे है, जो कि एक अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक ऑफ और इंटरनेशनल सेटलमेंट के अंतर्गत एक समिति है जो कि G-SIBs ग्लोबली इंपोर्टेंट जो बैंक होते हैं उनके स्थिति पर नजर रखती है। और 1930 के अंदर बीआईएस बना था। 60 केंद्रीय बैंकों का एक समूह है जो पूरे विश्व की कुल जीडीपी का लगभग 95% ये 60 देश ही रखते हैं। मुख्यालय बासेल स्विट्जरलैंड में है और यह एक मात्रात्मक और गुणात्मक संकेत है जो कि वैश्विक बैंकिंग सुविधाओं को जोखिम मुक्त बनाने के लिए कार्य करता है। चलिए, तो ये बात हो गई हमारी बीसीबीएस की भी। अगले टॉपिक पर चलते हैं और राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन कार्यनीति को देख लेते हैं। चलो, तो पूरे विश्व भारत की अगले 5 वर्षों यानी कि 2019 से 2024 तक की वित्तीय समावेशन की क्या कार्यनीति होगी उस पर बात करते हैं। तो पहले तो ये बताओ वित्तीय समावेशन होता क्या है? लड्डू क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है। जितने भी लोग हैं उनको वित्त के समावेशन में लेकर आना, समान रूप से आवेशन करना वित्तीय क्षेत्र में, यानी कि बैंकिंग की फैसिलिटी सभी लोगों तक पहुंचाना, दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्रों में भी बैंकिंग फैसिलिटीज को पहुंचाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपके फाइनेंशियल सिस्टम के अंतर्गत डालना, यही आपका वित्तीय समावेशन होगा। और इसकी हमने कार्यनीति बनाई है। इसने बनाई है आपके आरबीआई की एक कमिटी है, एक काउंसिल है, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, एफएसडीसी। उन्होंने आपके वित्तीय स्थिरता विकास परिषद ने आपके 2019 से 2024 तक की कार्यनीति बनाई है वित्तीय समावेशन के लिए। वित्तीय समावेशन आपके अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी आर्थिक विकास के लाभों से संबद्ध करना ताकि कोई भी आर्थिक सुधारों से वंचित ना रहे, और प्रत्येक को एक अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लाना ताकि गरीब व्यक्ति भी बचत करे और अपने क्षेत्र को आगे बढ़ा सके। तो देखिए, जब हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं तो जो यूएनडीपी द्वारा 17 आपके लक्ष्य दिए गए हैं उनमें से कुछ लक्ष्य आपके वित्तीय समावेशन से डायरेक्टली रिलेट करते हैं। तो इसके लिए कौन कौन से लक्ष्य हैं? पहला तो गरीबी उन्मूलन, फर्स्ट। सेकंड, जीरो हंगर, कोई भुखमरी नहीं। तीसरा आपके गुड हेल्थ और वेलबींग। पांचवा आपका जो आय की समानता के साथ साथ लिंग की समानता भी देखी जाएगी। आपके डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। आठवां गोल नवा इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। और 10वां सभी प्रकार की असमानताओं को कम करना। तो टोटल ऐसे 17 में से 10 लक्ष्य आपके वित्तीय समावेशन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से जुड़े हुए हैं। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। चलो, तो हमने अब क्या नीति बनाई है, सभी लोगों को कैसे लेकर आएंगे आपके भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य धारा में, कैसे आपके सभी तक बैंकिंग फैसिलिटीज पहुंचाएंगे। तो उसके लिए मार्च 2020 तक हर गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में और पहाड़ी क्षेत्र के 500 परिवारों के समूह तक बैंकिंग की पहुंच को बढ़ाना ताकि सभी लोगों को यह बैंकिंग की पहुंच मिल सके। फिर मार्च 2024 तक मोबाइल के माध्यम से वित्तीय सेवाओं तक पहुंच को बढ़ाना और प्रत्येक इच्छुक और पात्र वयस्क को प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत नामांकित करना और मार्च 2020 तक बीमा योजना, पेंशन योजना के तहत नामांकित करना। ये सारे काम हम करने जा रहे हैं। साथ साथ हम एक बनाएंगे पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री मार्च 2022 तक, जो पूरी तरीके से आपके सब योजनाओं को प्रारंभ करने, उनके नागरिकता तक साख के प्रस्तावों को लेकर जाने का और आपके सभी वित्तीय संस्थानों को जोड़ने का काम भी करेगा। तो सारे काम आपके फाइनेंशियल इंक्लूजन के, चाहे वो बैंकिंग के हो, पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री के हो, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत बीमा या फिर पेंशन के हो, सभी कार्यों को आपके इसके अंदर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ये सारी चीजें हम इसमें कर रहे हैं। तो ये बात हो गई हमारे इसकी। ध्यान रखिएगा वित्तीय समावेशन कैसे कैसे करना है, तो इन चीजों को ध्यान रखिए। चलो, अब आपके मोस्ट फेमस टॉपिक बजट और इकोनॉमी सभी का, एनआईपी, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, आपके राष्ट्रीय अवसंरचनात्मक कार्य जो कि 102 लाख करोड़ रुपए इसमें खर्च किए गए और फिर अब आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। तो एनआईपी, केंद्रीय वित्त मंत्री ने अवसंरचना पाइपलाइन, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के अंतर्गत 102 लाख करोड़ रुपए की आधारभूत परियोजनाओं की घोषणा की गई है जो कि अगले 5 वर्षों तक आपके पूरी की जाएगी। तो पूरा 102 लाख करोड़ रुपए खर्च करके जगह जगह पुल बनाए जाएंगे, रिंग रोड्स बनेंगी, आपके औद्योगिक गलियारे बनेंगे और भी स्मार्ट सिटीज और भी कई प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होंगे। तो 5 वर्षों में आपके ये टोटल 100 लाख करोड़ रुपए का खर्च करके आपके बुनियादी ढांचे और सामाजिक एवं आर्थिक बुनियादी ढांचे परियोजनाओं को भी शामिल करेगा। तो ध्यान रखिए, इसके अंदर 2019-20 से 24-25 तक पूरा प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए टास्क फोर्स का भी गठन कर दिया गया है। और इसमें ध्यान रखेंगे कि अनुमानित पूंजीगत व्यय का लगभग 70% पैसा ऊर्जा पर, 24% पैसा सड़क पर, 19% पैसा शहरी विकास पर और आपके गड़बड़ हो गया है थोड़ा सा, ऊर्जा का मतलब टोटल 70% जो पैसा है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा। थोड़ा गलत हो गया ये, 1 मिनट। ये टोटल 100% में से 70% जो पैसा होगा वो आपके खर्च हो रहा है किस पर? कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर, जिसमें आपकी पूंजी बनेगी, असेट बनेंगे, परिसंपत्तियां बनेगी। तो उसके अंदर 70% जो पैसा खर्च हो रहा है उस 70% में सबसे ज्यादा पैसा जा रहा है 24% ऊर्जा को। तो 70% टोटल खर्च हो रहा है, उसमें से 24% ऊर्जा में खर्च होगा, 19% आपके सड़क पर खर्च होगा जो कि दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा पूंजीगत व्यय वाला पार्ट होगा, शहरी विकास के लिए 16% और रेलवे को डेवलप करने के लिए 13%। तो इस तरीके से आपका 30% क्या होगा? आपका 70% इधर खर्च हो गया, 30% आपका गैर पूंजीगत व्यय में लगाया जाएगा, विभिन्न प्रकार के विकासों में, कल्याणकारी योजनाओं में, इन सबसे चीजों होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एनआईपी के अंदर प्रीलिम्स स्पेशल ध्यान रखिएगा, इसके अंदर भागीदारी होगी 39, 22। इस वर्ड को ध्यान रखना, यहां पर पक्का प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनेगा कि इसके अंदर तुमने सुना होगा केंद्र और राज्य की भागीदारी 60-40 है, 50-50 है, या पूरा सेंटर दे रहा है। इसमें केंद्र भी 39% पैसा लगा रहा है, 39% पैसा आपकी राज्य सरकारें लगा रही हैं और शेष जो 22% है वो निजी क्षेत्र से लिया जा रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन ऑफ द टॉपिक। तो ध्यान रखेंगे, केंद्र और राज्य के बीच में दोनों में 39% पैसा लगाएंगे और 22% निजी क्षेत्र लगाएगा। तो ये याद रखना जरूर, 39 एंड 22, इस पर क्वेश्चन जरूर आएगा ही आएगा, पक्का आएगा। ठीक है, तो इस चीज को नोट रखें। बिल्कुल, प्राइवेट सेक्टर 22%। तो ये पूरा प्रोजेक्ट क्या है? ट्रिपल पी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये पूरा काम किया जाएगा, सार्वजनिक निजी सहभागिता। तो 22% पैसा आपके प्राइवेट सेक्टर से आने वाला है। तो 39, 22। चलिए,
अब क्या क्या काम कर रहे हैं हम? देखो, पहली बात तो विकास दर को बनाए रखने के लिए वर्ष 2030 तक बुनियादी ढांचों की सुविधाओं पर 4.3 ट्रिलियन डॉलर को खर्च करने की आवश्यकता भारत को है। हकीकत में 4.3 ट्रिलियन डॉलर आपके खर्च होने चाहिए। यहाँ पर 4.5 ट्रिलियन डॉलर इतना नहीं है, पर जितना भी पैसा है हमारे पास उसको हम खर्च कर रहे हैं। एनआईपी से लाभ क्या होंगे? अर्थव्यवस्था का आर्थिक विकास बढ़ जाएगा, राजस्व में वृद्धि आएगी, परियोजनाओं में बेहतर दृष्टिकोण हमें मिल जाएगा, निवेशकों का विश्वास भी बढ़ जाएगा और साथ साथ जो आपके एनपीए हैं उनकी संभावनाएं भी कम हो जाएंगी, क्योंकि जो बहुत सारे प्रोजेक्ट अटक गए हैं वो भी प्रॉपर इंप्लीमेंट होकर आपके एनपीए को कम कर देंगे। और साथ साथ हमारी अर्थव्यवस्था वर्ष 2025 तक जो 5 लाख करोड़ के डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने वाली थी, 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, वो भी बन पाएगी। तो ये सारी चीजें हम कर पाएंगे यहाँ पर। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, अगर हमारा एनआईपी सक्सेसफुल होता है तभी हम 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन पाएंगे। कब तक बनना था? खूब बजट में पढ़ा होगा आपने इकोनॉमिक सर्वे में, 2025 तक हमें ये बनना था, तो वो हम बन पाएंगे अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो ये सारी चीजें आपके एनआईपी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम के तहत, पाइपलाइन के तहत कहा जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आज के लिए इतना ही करते हैं। तो काफी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस किया आज हमने प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको जरूर रिवाइज कीजिएगा और एक क्विक नोट्स बना लो, नहीं तो भूल जाओगे। अभी सब कुछ मजा आ रहा होगा पढ़ने में, याद भी हो रहा होगा, पर भूल जाओगे अगर दोबारा रिवाइज नहीं करोगे। तो रिविजनरी नोट्स बना लो। और रही बात पीडीएफ की, वो आपको कुछ लेक्चर्स की साइंस एंड टेक की नहीं मिली है, वो मैं आज आपको